तो वैसे ही अगर हम बहुत ही हायर लेवल पर जाकर ये देखें कि हम अपने शरीर से किन दो तरीके के उपयोग लेते हैं, ब्रेन, ब्रेन मतलब उपयोग क्या लेते हैं उससे? ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा, हम अपने, अच्छा मैं प्रश्न फिर से स्पष्ट कर देता हूं। मैं किडनी से हम उपयोग नहीं लेते। देखो, किडनी का फंक्शन या फिर शरीर के अंदरूनी अंगों का फंक्शन, क्या हम उनसे उपयोग लेते हैं या फिर वो स्वतः वो क्रियाएं हो रही होती हैं? क्या किसी, देखो बेटा, अगर इस आपको पता है और जो प्रश्न जेनरिक पूछा जाता है सभी उसका उत्तर करें, आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी, मुझे भी पता चलेगा। जो क्रियाएं स्वतः, अब किडनी है, किडनी को मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अच्छा ठीक है किडनी अब तू ये काम कर दे, मैं कहता हूं कि ऐसा। तो वैसे जो हम जानबूझकर कर्म करते हैं या जानबूझकर जो हम अपने शरीर से उपयोग लेते हैं, दो कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं? बोलो। नहीं, वैसे बोल। पहला तो हो गया ब्रेन, मैंने बता ही दिया था। दूसरा हो गया हार्ट, हार्ट है ना, ब्लड को पंप करता है। बैठो, मैंने अभी कहा था वॉलेंटरी एक्टिविटीज की बात हो रही है, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज की बात नहीं होती है, हो रही है। पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट के द्वारा ब्लड का पंप किया जाना इनवॉलेंटरी माने अनैच्छिक क्रिया है, मेरी इच्छा से नहीं हो रही है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूं कि हाँ रुक जाओ। हाँ बेटा, हाथ का हिलाना, बिल्कुल ठीक बात है, हाथ का हिलाना एक क्रिया है, वो जानबूझ कर करते हैं। और हाँ बेटा, सांस लेना हम जानबूझ कर करते हैं क्या? नहीं, सांस लेना हम एक सेकंड, सांस लेना हम जानबूझ कर करते हैं। रात में जो सांस चलती है वो कैसे चलती है? मतलब अपने आप चलती है ना, मेरे चाहने से नहीं चलती है, अपने आप चलती है स्वतः। हाँ, क्या शरीर की तो बात हो रही है। हाँ शरीर, चलो ठीक है, ये कैटेगरी हो जाती है। इसने वैसे सही बताया इस बात में, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था मैंने उसको पहले ही स्पष्ट किया था, प्रश्न हायर लेवल पे है। हायर लेवल का मतलब है कि मोटे मोटे जो काम होते हैं शरीर से वो बताना है। उसने बोला शरीर से जो क्रियाएं करी जाती हैं, सांस लेने की क्रिया हम करते नहीं है, वो स्वतः होती है। तो क्रिया करना मतलब जैसे यहाँ पर ये पेन पड़ा हुआ है, मुझे इसकी आवश्यकता है और मैं इसको उठा लूं, तो ये क्रिया मैंने करी है। ये शरीर से करी जाने वाली वॉलंटरी क्रियाओं का एक एग्जाम्पल है। और कोई? आपको बिना हाथ उठाए नहीं दूंगा, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। हाँ बेटा, खाना खाना, चलना, ठीक है, पानी पीना, सो भी है, बोलना, ठीक है, देखना, ठीक। हाँ बेटा, अच्छे काम और बुरे काम, अच्छा ये आपकी दो कैटेगरीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, सुंदर, अति सुंदर। इसको मैं बोलूंगा नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परीक्षित कंवर है और मैं सुजानगढ़ से हूँ। प्रश्न है कि हम कौन कौन से काम अपनी मन से कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कामों की दो कैटेगरीज, इनके लिए हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। मेरा उत्तर है कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया कैसे? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5 होती है, ज्ञानेंद्रियां भी 5 होती है। ज्ञानेंद्रियां से भी अपन मतलब ज्ञानेंद्रिया, आप जान लेना, जान देना, अब अपन उसकी इच्छा से कर सकते हैं। अपन अब मान लो आप हमें ज्ञान दे रहे हो, अब मैं नहीं देना चाहता तो मैं अपना और कोई काम कर सकता हूँ, आपकी बातों पे ना ध्यान देते हुए, तो वो अपनी मर्जी से कर सकता हूँ मैं, इसको जानेंगे। बहुत बढ़िया, सभी वीर ताली बजाएंगे इस बात के लिए। बड़े बच्चों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई भी? हाँ बेटा,
अच्छा ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से काफी सारी बातें हमारे पास में आ गई हैं। कुछ अलग है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। हाँ बताओ। सोचना, सोचना, अच्छा ठीक, हाँ बेटा, हाँ बहुत बढ़िया बस बेटा, हाँ बोलो, बैठो बैठो, हाँ बोलो बोलो, हाँ इसीलिए तो उसको हंसी में उड़ा दिया था, समझ जाया करो ना, एक्सप्रेशन भी तो कोई चीज होती है ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ बच्चों ने कहा हाथ से कुछ करना, कुछ बच्चों ने कहा पांव से कुछ करना, कुछ बच्चों ने कहा देखना, कुछ बच्चों ने कहा खाना, और एक बालक ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज कर दिया, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन दो टर्म से कौन कौन परिचित है पहले से? कौन जानता है कि हमारे पास में ज्ञानेंद्रियां होती है और कर्मेंद्रियां होती हैं? हाथ उठाओ, संख्या पता चल जाएगी। अगर ठीक ठीक संख्या बताई जा रही है तो यहां पर 250 हैं, और 250 में से मुश्किल से 20 ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं। ऐसी स्थिति। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं पूछूं ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? कर्मेंद्रियां कितनी होती हैं? हाथ नीचे कर लो। अब वो बच्चे उठाओ जिनको ये पता है ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है और कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां 6। 250 में से 6 को ये पता है कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। हाँ मेरा नाम यजिष्ठ देव है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। आँख एक ज्ञानेंद्रिय है, नाक एक ज्ञानेंद्रिय है, कान एक ज्ञानेंद्रिय है, जीवा एक ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है, आँख कर्मेंद्रिय है, पाँव कर्मेंद्रिय है, जीवा एक कर्मेंद्रिय है। बहुत बढ़िया। देखो हमारा अपना शरीर है, और अपने शरीर के बारे में हमको यह नहीं पता है कि ज्ञानेंद्रियां कौन सी और कर्मेंद्रियां कौन सी हैं। संस्कृत में शब्दों में ही उनका रहस्य छुपा होता है। इंद्रियों का मतलब क्या हुआ? अंग। चलो मोटे मोटे लेवल पे ले लेते हैं अंग, या फिर जिनका उपयोग किया जा सके, जिनसे कुछ किया जा सके। अब ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या हुआ? वो इंद्रिय, वो डिवाइस, वो अंग जिससे कि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। अच्छा, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या संसार से? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 साधन हमको ईश्वर की ओर से दिए गए हैं। ठीक, 5 साधन आपको बालक ने बताए। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम चखते हैं, हम सूंघते हैं, हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। पंखे का स्पर्श मेरी त्वचा पर हो रहा है, मुझे ठीक ठीक लग रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो पसीना आने लग जाएगा। भोजन करने बैठते हैं, हम सबसे पहले उसको चख के देख लेते हैं क्या स्थिति है भोजन की। तो ज्ञान, जिन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया जाए ज्ञानेंद्रियां, और जिन इंद्रियों से कर्म किया जाए उनको बोला कर्मेंद्रियां। सबसे बड़ी कर्मेंद्रिय हाथ और पांव, दोनों ना होंगे तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? ठीक। और जीभ, तो जीभ के डुअल उपयोग है, ये रसना भी है, उसको रसना इंद्रिय बोलते हैं वैसे, जब उसको ज्ञानेंद्रिय के लिए उपयोग करते हैं। और जब कर्मेंद्रिय होती है तो जिवा माने बोलना, बोलना हमारा कर्म है। हाथ इतना हानि नहीं पहुंचाते जितना जीभ पहुंचा देती है, बता सकती है ना। और एक्सक्रीशन के जो पार्ट्स होते हैं, शौच और मूत्र इंद्रिय, ये दोनों हो गए। तो इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को मिला के हम कर्म करते हैं। ठीक, इनसे हमारा जीवन चलता है, हमारे रोज की दिनचर्या चलती है, हमारा पढ़ना लिखना, सभी प्रकार के कर्म, व्यवसाय, जॉब आदि सब कुछ इन्हीं के माध्यम से चलता है। अच्छा, अब एक बात है कि ये ही हमारे पास में इंद्रियां हैं, या फिर ये ही साधन है, या फिर इनके अलावा कुछ और साधन भी है?
ऑन है कि नहीं है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्यों हो सकते हैं? इनसे हमारा काम नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा। अच्छा चलो देख लेते हैं कि इनके बिना हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। मां ने बोला नीचे रेडी वाला आया उसे टमाटर लेकर आने। अच्छा टमाटर के सदृश और कौन सी खाने की चीज हो सकती है? टमाटर लाल होता है, आलू पीला पीला सा होता है। टमाटर गोल होता है, गाजर लंबी होती है। कमाल कर रहे हो। बिल्कुल सही हो गया। सुनो सुनो सुनो, आ गया उत्तर आ गया। टमाटर के जैसा काफी हद तक सेब होता है ना? अच्छा अब मैं गया, माँ ने मुझे बोल दिया कि टमाटर लेकर आना है, नीचे रेडी है, फल सब्जी दोनों उसके ऊपर। मैं गया, अब वहां टमाटर भी है और सेब भी है, दोनों देखने में समान से लग रहे हैं। अब मैं दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? आंख से तो मैंने देख लिया, आंख से मैं देख लूंगा तो आंख के भीतर वो शक्ति है क्या जो मुझे ये बता दे कि ये टमाटर है कि सेब है? बोलो। आंख जो है वो ब्रेन को है ना सक्रिय करेगी, तो ब्रेन बताएगा दोनों में से डिफरेंशिएट या नहीं, ये सेब है और ये टमाटर है। अच्छा चलो ठीक है। और बेटा साइज तो है, लेकिन डिफरेंशिएट कौन करवा रहा है कि इसका साइज ये है, इसका साइज ये है? ये एनालिसिस कौन कर रहा है? वो तो ठीक है, लेकिन हम तो इस समय मैं सिर्फ देख रहा हूं और देखने के बेसिस पे मुझे निर्णय करना है टमाटर है कि सेब है। कैसे होगा वो प्रोसेस, कैसे चलेगा? हाँ चलो ठीक है, हम इसको आगे लेकर चलते हैं। समय बड़ी तेजी से बीत रहा होगा, इस समय मेरे पास में घड़ी नहीं है। देखो मेरी आंख ने देखा, अब ध्यान से सुनना, मिस करोगे तो तार छूट जाएंगे आपसे। मेरी आंख ने देखा, आंख ने देखा, आंख से देखने के बाद में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं और जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उन सबका संचालक कौन है? अच्छा कई बार ऐसा होता है कि मैं आंख से देख भी रहा हूं और मुझे कोई कुछ बुला रहा है, उसकी आवाज मुझे आ तो रही है हल्की सी, लेकिन मैं देखने में इतना मग्न हूं कि मुझे उसका कुछ विशेष ध्यान सा नहीं रहता। मैं टीवी देख रहा हूं, मम्मी पूछ रही है एक रोटी और लेगा, एक रोटी और लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, तब जाके मुझे पता है कि हाँ माँ मुझे बोल रही एक रोटी और लेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और ऐसा कितने ही एस्पेक्ट्स में ऐसा हो जाता है। अच्छा इस समय आंख की इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ रही थी, कान की इंफॉर्मेशन भी मेरे पास में आ रही थी। आंख की तो प्रोसेस हो रही है, कान की प्रोसेस नहीं हो रही है। क्यों? क्या है? इससे हमको एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आता है। ये इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि हम काम कैसे करते हैं। इससे हमको ये टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन जो 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है वो एज इट इज बुद्धि के पास में नहीं पहुंचती है। बीच में एक चीज है जो उसको कंट्रोल करती है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। आंख के पास में इंफॉर्मेशन आई, आंख ने बीच का जो मीडिएटर है उसके पास में भेज दिया, कान वाले ने भी भेज दिया। उस मीडिएटर का नाम है मन। मन का काम है सूचना को लेना और जिसके साथ में वो जुड़ा हुआ है उस वाली को तो आगे भेज देना और दूसरे वाले को सिर्फ अपने पास में रख लेना। ये मन का काम है। वैसे ही मन का काम है कि बुद्धि जब करने के लिए कुछ कह रही है, कर्मेंद्रियों को इशारा कर रही है, तो इंफॉर्मेशन जाएगी मन के माध्यम से और मन फिर उन कर्मेंद्रियों को सक्रिय करेगा कि बुद्धि की तरफ से ये कमांड आई है, इन कमांड्स को फुलफिल करना है। ये एस्पेक्ट क्लियर है क्या हमको? क्लियर है? किस किस को क्लियर नहीं है? बाहर से ज्ञान आया मन के पास में, मन ने किसी एक को बुद्धि के पास में भेज दिया, बुद्धि से कमांड्स आई मन के पास में, मन ने उन कमांड्स को 5 ज्ञानेंद्रियों को दे दिया जिसके लिए वो लायक था। इस तरीके से हमने एक चीज और देख ली कि जब टमाटर है कि नहीं है वो इंफॉर्मेशन आई मेरी आंख के पास में, आंख से गई मन के पास में, मन ने उस इंफॉर्मेशन को बुद्धि के पास में भेज दिया। अब बुद्धि इसको एनालाइज करेगी। मैं इसको पूरा करके तुम्हारा प्रश्न ले लूं।
बुद्धि एनालाइज करेगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि बुद्धि जब किसी दो चीजों के बीच, अच्छा कोई तुमसे ये पूछे कि ये टेनिस की बॉल है या फिर क्रिकेट की बॉल है और पहले से तुमको कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या तुम बता पाओगे टेनिस की बॉल है कि क्रिकेट की बॉल है? इसका मतलब पूर्व का ज्ञान मेरे पास में होना चाहिए। फेयर एनफ, ठीक बात है। तो टमाटर और सेब में जब बुद्धि डिफरेंशिएट करेगी टमाटर को देख के, तो इसका मतलब मेरे पास में कहीं ना कहीं, मेरे इसी 6 फुट की काया में कहीं ना कहीं मेरे पास में टमाटर और सेब दोनों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वो इंफॉर्मेशन कैसे रहती है और कहां पर रहती है? हाँ बेटा, नहीं तो तुम तो वो चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी एक पार्टिकुलर डिवाइस के ऊपर काम करते हैं। वो क्या है? ब्रेन तो एनालाइज करने का काम करेगा, है कि नहीं है? उसको क्या कहेंगे? हाँ बेटा, हाँ जीव, जीव ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगी ये सेब के टमाटर है। अच्छा तो चखने के हिसाब से बता रहे हो, तो ये रेनॉल्ड्स का पेन है या फिर कोई और दूसरा जो भी पेन होता है? हाँ जो भी है, हाँ तो वो कौन स्टोर करके रखेगा? देखो अब हमारे पास में, मैं आगे चलता हूँ, अब हमारे पास में बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि का काम है एनालाइज करना, नहीं ऐसा काम है देख के सूचना पहुंचाना। ध्यान से सुनो और बुद्धि लगाओ। बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रिया इंफॉर्मेशन ले रही है, 5 कर्मेंद्रिया काम करवा रही है, बुद्धि निर्णय दे रही है, मन सूचनाओं को पहुंचाने का इधर से उधर टू एंड फ्रो बोथ डायरेक्शंस में काम कर रहा है, बाई डायरेक्शनल। बीच में एक और स्टोर डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। जैसे ही मन के पास में कोई सूचना आएगी, मन 2 काम करेगा, एक तो बुद्धि के पास में पहुंचाएगा और दूसरा स्टोरेज डिवाइस के अंदर उस सूचना को कलेक्ट करके रख लेगा। वो डिवाइस कहां पर रहता है? वो डिवाइस है अंतःकरण के अंदर। तो बाहर के हमारे पास में 5 जो कर्मेंद्रिया वो 5 करण हो गए, वैसे ही हमको अंतःकरण भी मिला हुआ है। उस अंतःकरण के अंदर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 करण जिनसे हम उपयोग ले सकते हैं। तो इन्हीं में अंतःकरण के अंदर मन जो है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता चलेगा, और जब उसको स्टोर करता चलेगा, जब मैं टमाटर देखूंगा और सेब देखूंगा तो बुद्धि देखेगी अच्छा ये टमाटर है, फिर वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाएगी, अच्छा टमाटर की कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, फिर देखेगी ये टमाटर, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है इस समय, ये टमाटर की इंफॉर्मेशन से मैच कर रहा है या फिर ये सेब की इंफॉर्मेशन से मैच कर रहा है। अच्छा ये टमाटर की इंफॉर्मेशन रिजेंबल भी टमाटर के जैसा कर रहा है, पल्पी भी टमाटर के जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी स्किन का जो ग्लो है वो भी टमाटर के जैसा है, निश्चित रूप से यही वाला टमाटर होना चाहिए। देन एक निर्णय हो जाता है कि अच्छा ये ही टमाटर है। तो इसलिए बुद्धि को कहा गया निश्चयात्मक वृत्ति, जो निश्चय करने का काम करती है। ठीक, अब मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लूंगा, पर उस बालक का एक प्रश्न वो ले लेता हूं पहले। हाँ बेटा, आपने बोला कि मन पे डिपेंड करता है। अगर मैं वाहन चला रहा हूँ, हाँ। मेरी नजरें सामने होगी, हाथ स्टीयरिंग पे होंगे, पैर ब्रेक और कान से मैं पीछे वाले के सुनूंगा, ये कैसे होता है सर? हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कर्मेंद्रियां एक समय में मल्टीपल काम कर सकती हैं। हाथ स्टीयरिंग, पांव ब्रेक या पैडल, कोई दूसरा पैडल, ज्ञानेंद्रिया एक समय में एक ही काम करती है, लेकिन वो इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन काम एक समय में एक ही होगा। ये शाश्वत नियम है। मन से एक समय में एक ही डिवाइस की सूचना आगे भेजी जाएगी, लेकिन वो फ्लक्चुएशन इतना तेज, स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज है, ठीक, तो मन की गति तो उससे भी तेज है, तो इतना तेजी से होता है कि हमको पता नहीं चलता। हमको लगता है कि हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, पर वो होगा सीरियली ही होगा, मतलब सीक्वेंशियली ही होगा, सीरियली नहीं, एक एक करके। ठीक है, अब जो कुछ अभी तक मैंने कहा है उसको समराइज करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बचपन में साइकिल किसने चलाई है? सबने चलाई है। जो हाथ नहीं कर रहे हैं, या तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, उनको रुचि नहीं है, या फिर वो आलसी बहुत ज्यादा है, ये तीनों ही हमारे लिए दुर्गुण हैं, इनको हमको त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। हाथ नीचे कर लो, शाबाश। अच्छा, पहली बार जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल कोई ना कोई हमको सिखाता है, हम साइकिल से गिरते भी हैं, और जब पहली बार साइकिल चलाते हैं, पहली बार तो भिंगी बंदी होती है, और दूसरी बात पूरा का पूरा ध्यान साइकिल में लगा के रखना पड़ता, पूरा ध्यान रोड के ऊपर लगा के रखना पड़ता, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाता। फास्ट फॉरवर्ड 2 महीने बाद साइकिल भी चला रहा हूं, टाटा भी कर रहा हूं,
हाँ, साइकिल भी चला रहा हूं और बच्चे खेल रहे हैं, बॉल 2 महीने बाद साइकिल चला रहा हूं और बच्चे खेल रहे हैं, बॉल आ गई, बॉल पकड़ ली, अबे कसने फेंक ये लो, राइट। मतलब 4 महीने के अंदर अंदर मैं साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो जाता हूं। वही साइकिल चला रहा हूं मैं, मेरे पांव भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरे हाथ, अब मैं 2 हाथ की बजाय एक हाथ से चला रहा हूं, एक हाथ से कुछ और एक्शन भी कर पा रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि पहले मेरे प्रैक्टिस हो जाती है। इस प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैंने अपने जो स्टोरेज डिवाइस है, मेरा जो अंतःकरण है वो ट्रेन हो गया है। ट्रेन होने का मतलब क्या है? सारे एस्पेक्ट, सारी सूचनाएं उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भीतर से ही इंफॉर्मेशन उठाएगा कि अच्छा साइकिल चलती है तो ऐसे ऐसे चलती है, ब्रेक लगाता हूं तो ऐसा झटका लगेगा। पहले पता नहीं था, ब्रेक लगाता हूं झटका लगेगा, तो ब्रेक लगाते ही अच्छा ब्रेक लगाने में डर लगता है कि नहीं शुरू में लगता है, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेक तो क्या, पीछे वाली ब्रेक लगा के स्किड भी ऐसी जबरदस्त लगती है कि इसके भाई ने टायर फोड़ दिया साइकिल का, स्किड लगा के। तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि हमको ईश्वर की ओर से हाथ, पांव आदि कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण मिले हुए हैं, जिनका कि हम ठीक ठीक उपयोग करके अपने जीवन को बढ़िया दिशा में चला सकते हैं। ठीक, अच्छा अगली बात यह है कि मैं जो काम करता हूं या फिर हम लोग जो काम करते हैं, इतना तो हमको समझ में आ गया है कि मैं अपने ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन लूंगा और उसके बेसिस पे कुछ काम करूंगा। तो हर समय हम ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेकर ही काम करते हैं या फिर बिना इंफॉर्मेशन लिए भी काम कर सकते हैं? लेकर ही काम कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन ये कहता है कि सुनो बेटा, ये व्हाइट टी शर्ट और ये दोनों, अगर आपको यहां बैठना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप बाहर जा सकते हो, या तो आप स्वयं से जाएं या फिर आपको बाहर भेज दिया जाए। नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। अगर आपको नीचे मुंह करके बैठना लगता है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सिर को अपने अंदर घुसा के बैठ जाओ, किसी को कोई समस्या नहीं है, बट नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। क्लियर? ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ठीक, थैंक यू। देखो, अब जिसको ऐसा लगता है कि हम ज्ञानेंद्रियों के से इंफॉर्मेशन ले लेके ही हर समय काम करते हैं, वो अपने हाथ खड़े करें। और जिनको ऐसा लगता है कि हर समय मुझे ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेकर काम नहीं करना है, बिना ज्ञानेंद्रियों के इंफॉर्मेशन के भी मैं काम करता हूं, वो हाथ खड़ा करें। कुछ लोग निर्णय की स्थिति में, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखो, बहुत सारे समय ऐसा होता है अच्छा, अब यहां पर हम जो लोग बैठे हुए हैं, क्या सबका ध्यान मेरी ओर लगा हुआ है? या सबके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है जो मैं कह रहा हूं, या फिर किसी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है? आज भूख तो जल्दी लगी थी, सेवइयां एक तो थोड़ी सी लेट मिली, उसमें उतना एक तो स्वाद नहीं आया, ऊपर से दोपहर का खाना जल्दी करवा दिया, वो मैं ज्यादा नहीं खा पाया। अब शाम को मुझे जल्दी भूख लग जाएगी, अब सुबह को हम वहां चलेंगे तो शाम को एक्सरसाइज ज्यादा देर तक करवाएंगे, शाम का खाना लेट मिलेगा, पता नहीं कहां से। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन क्या कहीं बाहर से आ रही है इस समय? कहां से आ रही है? अंदर से कहां से आ रही है? ये उसी स्टोरेज डिवाइस से आ रही है, उसी अंतःकरण से ये सारे के सारे विचार उठकर आ रहे हैं। हमको ये चीज पता चलती है कि जो भी मैं सीख रहा हूं या फिर जो भी मैं कर रहा हूं, वो निरंतर मेरे भीतर स्टोर होता चला जाता है। मैं चाहूं या ना चाहूं, उस स्टोरेज डिवाइस के भीतर से, उस अंतःकरण के अंदर से वो कब उठ के आ जाएगा कोई नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैंने शुरू में कहा था ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी लिंक्ड प्रोसेस है, जहां चेन टूटी वहीं तो मिस कर दोगे, ट्रेन छूट जाएगी। अब एक बात बताना, अधिक समय बाहर से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर मैं काम करने में लगाता हूं या फिर अंदर से उठने वाले विचारों के आधार पर? जीवन का बहुत सारा समय तो सोने में चला जाता है,
है ना? और थोड़ा सा अपने ही उसके ऊपर ध्यान लगाकर देख लो, जब हम 40 मिनट के क्लासरूम में बैठे होते हैं, पीरियड में बैठे होते हैं, कितना ध्यान हमारा उन चीजों में होता है जो कि भीतर से सटा उठाई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अनुजों, इस बात को जितनी जल्दी तुम गहराई से समझ जाओगे ना, जो कुछ आया वो सिर्फ एक पल की कहानी नहीं है, वो कहानी पता नहीं कितने जन्मों की कहानी बन जाएगी। वो इंफॉर्मेशन पता नहीं कितने जन्मों तक मुझे घुमा सकती है। इस बात के पोटेंशियल का आपको कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर इंफॉर्मेशन, हर इंप्रेशन अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और रिकॉर्ड होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने का मतलब ये है, उसको बोलते हैं संस्कार। वो संस्कार जो अंदर गया है, वो संस्कार बाहर निकलकर आएगा ही आएगा। इट इज लाइक दैट बाय डिजाइन, हमारे वश में नहीं है। मैं अचानक से, मैं क्लासरूम में बैठा हूं और अचानक से पता नहीं किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज की ओर मेरा ध्यान चला जाता है जिसकी मैं स्वयं से कल्पना नहीं कर सकता। होता नहीं होता, कहां से आ जाता है? मेरे अंतःकरण के अंदर वो इंफॉर्मेशन, वो संस्कार ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और वो पड़ा हुआ संस्कार कब निकल के आ जाएगा मुझे उस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना, हर सत्य शास्त्र हमको इस बात की जोर देकर शिक्षा देता है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या एहसास तुमको हो रहे हैं, इसके ऊपर पूरी अपनी लगाम लगा के रखो। क्यों? क्योंकि ये संस्कार आएंगे। अच्छा, ये संस्कार आने से होगा क्या? कोई संस्कार उठकर आया, उसके बाद में क्या होगा? सिर्फ वो उठकर आ जाएगा या फिर उसका कुछ रिएक्शन होगा मेरी ओर से? मेरी ओर से उसका रिएक्शन होगा। अच्छा, वो रिएक्शन किस चीज में होगा? चलो, मैंने कुछ देखा, उसका रिएक्शन किस रूप में होता है? या फिर जो कोई भी ज्ञान प्राप्त किया किस रूप में होता है? उसका रिएक्शन ये होता है, किसी कर्म में वो रिएक्ट करते हैं उसको, राइट? जान लिया, कर्म किया, ये तो हुआ जो मैं लाइव अपनी इंद्रियों से ले रहा हूं। अच्छा, अंदर से कुछ उठा तो क्या उसके अनुसार भी मैं कुछ कर्म करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? देखो, बड़ी सिंपल सी चीजें हमारे साथ में हो जाती है। मां ने पूछा, अच्छा बेटा ये बंदा तुम क्या खाओगे? मम्मा आपने ना वो 2 महीने पहले वो वाली चीज बनाई थी, नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं तो तुम अपने अपने नाम बोलने लग जाओगे। वो वाली चीज बनाई थी, वो मैं खाऊंगा, वही बना दो। बेटा वो तो नहीं बना, ये बनने वाली है, मैं आधा घंटा और वेट कर लूंगा, मम्मा वही बना देना। होता ऐसा नहीं होता? मेरे अंदर जो पुराना इंप्रेशन उठा, उसने मुझसे कर्म करवाया कि नहीं करवाया? अच्छा, जब हम सेटल हो जाओ, जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया, बालक है, बड़ा दे, शाबाश। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसके कर्म के करने से, समझ लो मैंने केला खाया, या तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। कच्चा केला सामान्य अच्छा नहीं लगता और बढ़िया पका हुआ केला अच्छा लगता है, ठीक? अच्छा, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मेरी उसके प्रति डिसलाइकिंग हो जाएगी। अब ये मेरी जो डिसलाइकिंग की जो फीलिंग है, कहां जाके स्टोर होगी? फिर स्टोर हो जाएगी अंतःकरण में। अच्छा, लाइकिंग की जो फीलिंग है कहां स्टोर होगी? ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो गई तो कुछ समय बाद, समय आने पर ये फिर से उठेगी कि नहीं उठेगी? मजा, साइकिल बन गया। मैंने कुछ किया, उसका संस्कार बना। संस्कार था तो संस्कार उठेगा तो मैं फिर से कुछ करूंगा, मैं फिर से कुछ करूंगा तो फिर से मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, फिर से मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी तो फिर से वो इंप्रेशन बनेगा, फिर से स्टोर होगा, फिर से स्टोर होगा तो समय आने पर फिर से उठ जाएगा। इसका कोई अंतर दिखाई दे रहा है? तो एक सरल सी बात और समझ लेते हैं। जब तक अंतःकरण में संस्कार पड़े हुए हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है,
तो हमको इस साइकिल में पड़े रहना होता है या फिर साइकिल से बाहर निकलना होता है? साइकिल से बाहर निकलना होता है। तो बाहर निकलने का रास्ता किसी को दिखाई दे रहा है क्या? या तो अच्छा चलो ठीक है, बाहर निकलने का रास्ता हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो मृत्यु जन्म का चक्र है, इसमें से जो जन्म हो रहे हैं, ये जन्म में अपने आप लेता हूं या स्वतः हो जाता है? मेरा जन्म मेरी इच्छा से होता है, किसी और की इच्छा से होता है? किसकी इच्छा से? हाँ? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक माता पिता हैं, बेटा शांत रहेंगे सभी लोग। माता पिता हैं, माता पिता की जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, दुगनी खुशी की बात है। एक बच्चा स्वस्थ है और एक बच्चे के बाय बर्थ लेट से हृदय में छेद है। एक ही समय समान माता पिता, समान शारीरिक स्थिति माता पिता की शरीर की, माने बायो केमिस्ट्री समान, ब्लड आदि सब कुछ समान, सारी चीजें समान। एक के साथ में ये स्थिति, दूसरे के साथ में ये स्थिति, क्यों? देखो हमको जो हमारा जन्म मिला, जैसा कि आप लोगों ने बताया, हमारी इच्छा से नहीं मिला। लेकिन ये हमारी इच्छा से नहीं मिला तो किसकी इच्छा से मिला? भगवान की ईश्वर की इच्छा से मिला, आपका ऐसा कहना है। अच्छा, ईश्वर की इच्छा जो है, हाँ बेटा इधर आओ, दूसरी मैं भी ये बात कहना रुको। हाँ, ईश्वर की इच्छा से मिला। क्योंकि दो जुड़वा बच्चे हुए, उन दोनों में उनके माता पिता और वो सब सेम है, पर इसलिए एक बच्चे के दिल में इसलिए छेद है क्योंकि उसने अगले जन्म में बुरे कर्म किए, तो वो अगले जन्म की सजा इस जन्म में भुगत रहा है। दूसरी मैं भी ये बात कहना अच्छा ठीक है, शाबाश। देखो, अगर हम ये कह देते हैं कि ईश्वर की इच्छा से हमारा जन्म हुआ, तो जो बालक स्वस्थ पैदा हुआ है और जो अस्वस्थ पैदा हुआ है, उसमें दोषी कौन हो गया फिर? अगर सिर्फ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो दोषी कौन हुआ? स्पष्ट है? ठीक है। अच्छा, मैं वापस से अपने विषय पर आ जाता हूं। विषय ये है, अब प्रश्न ये है, अच्छा विषय किसी को कुछ क्लियर हो रहा है क्या? आज जो हमने चर्चा रखी है उसमें अगर किसी को कोई शंका है तो मुझे बता दो। हाँ बेटा, आपको शंका है अभी तक जो बोला गया है? तेज बोलना जो यहां तक आवाज आ जाए। आप नोटबुक लेकर तो नहीं बैठे हो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, फिर से आपको याद नहीं रहेगा। जाति, आयु और भोग। अच्छा, भोग माने जैसे कुछ बच्चे हैं वो गरीब परिवारों में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही अमीर परिवारों में पैदा होते हैं, ये तो एक बात हो गई। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि गरीब परिवार में जो पैदा हुआ है आगे चल के उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया, वो सुखी संपन्न हो गया, और जो अमीर परिवार में पैदा हुआ है आगे चल के उसका जीवन खराब हो गया। तो हमारे जीवन में किस तरीके की घटनाएं घटती हैं, हमको किस तरीके के एहसास, अनुभव होते हैं, सुख दुख मिलते हैं, इनको बोलते हैं भोग। तो वो भोगों का जो दायरा होता है वो लगभग प्री डिसाइडेड है। अगेन, जैसे वो अपनी आयु में चेंज कर सकते हैं, वैसे ही भोग के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं।